हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सवेरा स्टडी पॉइंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज चैप्टर 10 से जो क्लास 8 की हिस्ट्री है उसको डिस्कस करना है, क्योंकि पीछे के जो चैप्टर हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हमने कल के वीडियो में डिस्कस की थी, और कल हमने चैप्टर 9 तक डिस्कस कर लिया था, और आज आगे के जो चैप्टर हैं उनको डिस्कस करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। इसके अलावा ये जो क्लास 8 की हिस्ट्री है आज कंप्लीट हो जाएगी, और इसका जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और 3 to 5th की जो ईवीएस है उसकी जो समरी है उसको भी हम करवा चुके हैं, एंड उसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर है, तो आप लोग वहाँ से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि ये वीडियोज आपने नहीं देखे हैं ईवीएस के तो उनको भी देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 10 से। आज यहाँ पर अंग्रेजी शासन एवं शहरी बदलाव के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के उत्पादन का प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। तो आपको याद रखना है कौन सा, मुर्शिदाबाद, और ये कहाँ पर था, बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर। इसके अलावा भागलपुर के नाथनगर और चंपानगर मोहल्ले में परंपरागत व्यवसाय में विशिष्टता प्राप्त मुस्लिम, जुलाहे और हिंदू जाति के बुनकर रहते थे। यहाँ पर जो चैप्टर 10 है यहाँ पर भागलपुर के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई गई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भागलपुर के बारे में बताई गई हैं। तो भागलपुर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भागलपुर को आपको अच्छे से याद रखना है। भागलपुर के नाथनगर और चंपानगर मोहल्ले में जो परंपरागत व्यवसाय के में विशिष्टता प्राप्त मुस्लिम थे, मुस्लिम जुलाहे और हिंदू जाति के जो बुनकर थे वो यहाँ पर मिलते हैं। और जो नाथनगर और चंपानगर था ये सिल्क कपड़ा के उत्पादन का केंद्र था। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो सिल्क कपड़ा के उत्पादन केंद्र कौन कौन से थे, नाथनगर और चंपानगर। इसके अलावा भागलपुर शहर का सबसे प्रसिद्ध उद्योग टसर सिल्क का कपड़ा तैयार था। मतलब जो भागलपुर शहर था वहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध उद्योग था वो टसर सिल्क का कपड़ा तैयार करना था। और इसके अलावा 1774 ईस्वी में भागलपुर को जिला बनाया गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भागलपुर के बारे में कई चीज़ें दी गई हैं, और भागलपुर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो भागलपुर है इसको ज़िला कब बनाया गया था, तो इसको बनाया गया था 1774 ईस्वी में। इसके अलावा बाफ्टा की बात करें तो एक ही रंग का रेशमी टुकड़ा जिसे बाद में रंगा जाता है, तो ये बाफ्टा कहलाता है। और ये 20 से 22 हाथ लंबा और 1 से 1.5 हाथ चौड़ा होता है। तो बाफ्टा आप लोग याद रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत 1910 ईस्वी में सबौर स्थित बिहार कृषि कॉलेज की नींव तत्कालीन गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर ने रखी थी। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन ने भागलपुर में साहित्य गोष्ठी नामक संस्था बनाई। तो जो साहित्य गोष्ठी नामक संस्था थी ये किसने बनाई थी, डॉक्टर राधाकृष्णन ने, और कहाँ पर, भागलपुर में ही। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी रचना गीतांजलि के कुछ अंशों को भागलपुर में भी लिखा था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने अपने गीतांजलि के कुछ अंशों को कौन से ज़िले में लिखा था, तो ऑप्शन दे देंगे कई, उसमें भागलपुर भी रहेगा, तो भागलपुर में लिखा था। इसके अलावा चंपारण में श्वेतांबर जैन मंदिर जैनियों का पूज्य स्थल था। तो जो जैन मंदिर था ये श्वेतांबर जैन मंदिर जैनियों का था, और जो जैन धर्म था वो 2 संप्रदायों में बटा हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो इसमें से आपको ये याद रखना है कि जो चंपारण में मंदिर था वो श्वेतांबर जैन मंदिर था। इसके अलावा क्लीवलैंड हाउस, तो ये भागलपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर गंगा नदी के किनारे स्थित था। एंड भागलपुर नगर पालिका की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। ये चीज़ें आपको याद रखनी है भागलपुर के बारे में काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा कालजयी उपन्यास देवदास की रचना शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। तो ये रचना भी याद रखनी है, एक रचना का नाम है कालजयी उपन्यास है ये, और ये देवदास की रचना है जिसकी रचना किसने की थी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय में। यहाँ इसमें मतलब देवदास की जो कहानी है वो उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा आगे हम देख लेते हैं कुछ और पूज्य स्थल। मस्जिद मुसलमानों का उपासना स्थल होता है,
और जो मज़ार होती है वो किसी श्रेष्ठ व्यक्ति या संत की कब्र होती है, यानी कि कब्र ही होती है, लेकिन मज़ार हम उसको कहते हैं जो कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होता है या फिर किसी संत की जो कब्र होती है उसको मज़ार कहा जाता है। इसके अलावा मकबरा की यदि बात करें तो कब्र या मज़ार पर बनाई गई भव्य इमारत, यानी कि जैसे मज़ार हो गया, मकबरा हो गया, ये कब्र ही होती हैं, लेकिन इनमें अंदर क्या है कि जो मज़ार होती है किसी श्रेष्ठ व्यक्ति, महापुरुष या जैसे संत वगैरह हो गए, उनकी जो कब्र होती है उनको मज़ार कहा जाता है। और वहीं जो मकबरा होता है उसी कब्र के ऊपर यदि कोई एक इमारत बना दी जाती है तो वो मकबरा बन जाता है, और जो नॉर्मल कब्र रहती है लोगों की उसको कब्र कहते हैं। इसके अलावा ईदगाह की यदि बात करें तो मुसलमानों में ईद के लिए नमाज स्थल जो होता है वो ईदगाह कहलाता है, और खान का सूफी संतों का धार्मिक केंद्र। और इमाम बाड़ा की यदि बात करें तो सिया मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे तो सिया मुस्लिम समुदाय के धार्मिक स्थल जहां मुहर्रम में शोक सभा का आयोजन होता है उसको हम कहते हैं इमाम बाड़ा। तो इमाम बाड़ा और ईदगाह आपको याद रखने, जो ईदगाह है ये ईद के लिए नमाज स्थल होता है, और जो इमाम बाड़ा है ये जो सिया मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनका एक धार्मिक स्थल है जहाँ पर मुहर्रम में शोक सभा का आयोजन किया जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं 1774 में भागलपुर को ज़िला बनाया गया, ये भी हम पीछे भी डिस्कस कर चुके थे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ पर भागलपुर के बारे में कई सारी चीज़ें दी गई हैं, तो भागलपुर को आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा आगे हम देख लेते हैं 1853 में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी, और भागलपुर ज़िले का जो पहला कलेक्टर है वो अगस्त क्लीवलैंड था। तो पूरे ज़िले का जो प्रमुख होता था वो कलेक्टर कहलाता था, एंड भागलपुर ज़िले का जो पहला कलेक्टर था वो अगस्त क्लीवलैंड था। बिहार में ही है। तो यहाँ पर इस चैप्टर में भागलपुर के बारे में कई सारी जानकारियाँ दी थी, तो भागलपुर इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं चैप्टर 11 की। चैप्टर 11 में है कला क्षेत्र में परिवर्तन। औपनिवेशिक चित्रकला की एक महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय शैली रूप चित्रण थी। क्या थी? रूप चित्रण। महल की दीवारें स्थानीय कलाकारों द्वारा बनाई गई भित्ति चित्रों से सजे हुए होते थे। तो जो भित्ति चित्र थे दीवारों में बने हुए होते थे, वहाँ पर जो कलाकार हैं वो चित्र बनाया करते थे देवी देवताओं के, तो उन्हें भित्ति चित्र कहा जाता था। उनको तरह तरह के रंगों से रंगते भी थे। इसके अलावा मधुबनी चित्रकला पूर्णतः एक महिला चित्रकला शैली है, और जो मधुबनी चित्रकला है ये कहाँ पर फेमस है? बिहार में ही। उसके बाद आगे यदि बात करें अरिपन चित्र, तो आंगन या चौखट के सामने जमीन पर बनाया जाने वाला जो चित्र होता है वो अरिपन चित्र कहलाता है। जापानी कलाकार ओकाकुरा काकुजे ने जापानी कला पर शोध किया था। तो ये नाम आपको याद रखना है, ओकाकुरा काकुजो। ये कहाँ के थे? जापानी कलाकार थे। आगे हम बात कर लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, और इनकी जो रचनाएं हैं प्रमुख भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी चौपट राजा, ये दोनों रचनाएं आपको याद रखनी है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसके अलावा अल हिलाल और अल बिलाल ये उर्दू समाचार पत्र थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने निकाले थे, यानी कि इनका जो प्रकाशन है वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, और ये उर्दू समाचार पत्र थे। तो ये आपको याद रखना है कि अल हिलाल और अल बिलाल ये क्या था? तो ये एक उर्दू समाचार पत्र था। आगे यदि बात करें सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसकी रचना किसने की थी? इकबाल ने की थी, और अंग्रेज़ों की विजय को दर्शाने के लिए युद्धों के दृश्यों की चित्रकारी उस टाइम की जाती थी। औपनिवेशिक काल में बनाए गए छवि चित्र रूप चित्र होते थे। क्या होते थे? रूप चित्र होते थे। और एक पॉइंट और आपको याद रखना है, लकड़ी या धातु के कागज़ पर बनाई तस्वीर को उत्कीर्ण चित्र कहा जाता था। आगे बात करें एशियाई कला आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाले जापानी कलाकार थे। आगे हम बात कर लेते हैं सेंट्रल पोस्ट ऑफिस कोलकाता, ये इंडो ग्रीक शैली से निर्मित है, और विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में ये गॉथिक कला से निर्मित था। इसके अलावा मद्रास लॉ कोर्ट ये इंडो सरासैनिक शैली से निर्मित था। आगे देख लेते हैं अगला चैप्टर 11 में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इतनी ही थी। आगे हम देख लेते हैं चैप्टर 12, यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बताया गया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से याद भी रखना है।
यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस है उसकी स्थापना 1885 में हुई थी, किंतु उससे पहले भी कुछ राष्ट्रीय संस्थाएं थीं। तो कौन कौन से थे? कांग्रेस से पूर्व मुंबई के राजनीतिक संगठन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बंगाल में, मद्रास नेटिव एसोसिएशन मद्रास में, और बम्बई एसोसिएशन बम्बई में। तो ये कुछ कांग्रेस से पहले के राजनीतिक संगठन हैं। अभी और भी हैं, जैसे कि पूना सार्वजनिक महासभा की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने की थी, और ये 1867 में। इसके सदस्य मध्यम वर्गीय सामान्य लोग थे। और इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कोलकाता में की थी 1876 में, और इसके जो सदस्य हैं वो पढ़े लिखे आम लोग थे। एंड नेटिव प्रेस की बात करें, नेटिव प्रेस और पॉलिटिकल एसोसिएशन का गठन 1878 में हुआ था कोलकाता में। एंड अखिल भारतीय सम्मेलन 1883, सुरेंद्रनाथ बनर्जी सदस्य पढ़े लिखे लोग। एंड मद्रास महाजन सभा का गठन 1884 में, सदस्य जो थे वो मध्यम वर्गीय थे। आगे उसके बाद फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 में, मुंबई के गोकुल दास कॉलेज के हॉल में। और भारत के विभिन्न भागों से 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। और इसके अलावा जो इसके संस्थापक थे वो A.O. ह्यूम, यानी कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इनका जो पूरा नाम था A.O. ह्यूम का, वो भी आपको याद रखना है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो W.C. बनर्जी थे। और इसके अलावा महत्वपूर्ण सदस्य कह सकते हैं या फिर प्रमुख सदस्य जो थे उस टाइम, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और दीनशाह बादशाह। आगे अब हम बात कर लेते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के समय बिहार का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बिहार के बारे में है। और जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस टाइम बिहार के किसी भी सदस्य ने इसकी स्थापना के टाइम मतलब इसमें भाग नहीं लिया था। आगे हम बात कर लेते हैं 1905 में लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय भावना को कमज़ोर करने के लिए बंगाल विभाजन कर दिया था, क्योंकि उस टाइम हिंदू मुस्लिम जो एकता है वो काफ़ी ज़्यादा थी। और इसी को कमज़ोर करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया था। क्योंकि बंगाल विभाजन में ये था कि जो पूर्वी बंगाल था वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, और जो पश्चिम बंगाल था मतलब पश्चिम क्षेत्र की तरफ हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था। तो इस वजह से लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। हालांकि इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था, लेकिन विभाजन एक बार हो जाने के बाद फिर फूट पड़ ही गई। और उस टाइम जो फूट पड़ी वो फूट आज तक भी हिंदू मुस्लिमों में देखने को मिलती है। बट पहले ऐसा नहीं था, पहले हिंदू और मुसलमानों में काफ़ी एकता थी। ये सारी जो भी फूट है ये सब अंग्रेज़ों के द्वारा की हुई है। तो खैर कोई नहीं, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय भावना को कमज़ोर करने के लिए बंगाल का विभाजन कर दिया, और 20 जुलाई 1905 में विभाजन का निर्णय लिया गया था, और 16 अक्टूबर 1905 में विभाजन जो है वो प्रभावी हुआ था। तो आपको निर्णय एंड प्रभावी की डेट आपको याद रखनी है। लेकिन सामान्यतः आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बंगाल विभाजन है वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1905 में। यदि एक डेट पूछी जाती है तो आपको याद रखना है 16 अक्टूबर 1905। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक है, उन्होंने एक नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और आगे यदि बात करें, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के द्वारा भारतीय भाषाओं में छपने वाली अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अंग्रेज़ों ने ये प्रतिबंध लगाया था क्योंकि उस टाइम जो ये अखबार था इसमें जो भी अंग्रेज़ों की करतूतें थी उनके बारे में प्रकाशित किया जाता था, तो लोग जागरूक होते थे। इस वजह से इस अखबार पर प्रतिबंध ही लगवा दिया था अंग्रेज़ों ने। आगे यदि बात करें मुस्लिम लीग की, तो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग, जिसे 1909 में सरकार ने मान लिया था। 1909 जो था ये मार्ले मिंटो सुधार जब आया था एक्ट, मार्ले मिंटो एक्ट, उसके तहत ही मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो ये जो मांग करी थी ये किसने की थी? ये मुस्लिम लीग ने मांग की थी। आगे बात करें, खुदीराम बोस को फांसी हो गई थी 11 अगस्त 1908 को। तो ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि जो खुदीराम बोस हैं इनको फांसी कब हुई थी? 11 अगस्त 1908 को हुई थी। और ये संभवतः सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी हैं जिनको फांसी हुई थी। इसके अलावा सत्याग्रह की यदि बात करें कि सत्याग्रह किसे कहा जाता है, तो शोषण एवं अन्याय के विरुद्ध अहिंसक तरीके से न्याय की मांग करना, ये सत्याग्रह कहलाता है।
उसके बाद आगे यदि बात करें चंपारण सत्याग्रह और खेड़ा सत्याग्रह की, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। इसका जो नेतृत्व है वो महात्मा गांधी ने किया था और ये किसानों के आंदोलन थे। एंड 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 में राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया जाता है। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध में पराजय के बाद तुर्की के खलीफा को पद से हटा दिया गया था, अंग्रेज़ों ने हटा दिया था। और जो खलीफा होता है ये मुसलमानों का धार्मिक एवं राजनीतिक प्रमुख होता है। आगे यदि बात करें असहयोग आंदोलन की, तो ये 1920 में इसका नेतृत्व भी महात्मा गांधी ने किया था। एंड अहमदाबाद जो आंदोलन है ये औद्योगिक मजदूरों से संबंधित था। तो अभी जो हमने पीछे बताया चंपारण और खेड़ा वो किसानों से संबंधित था, जबकि जो अहमदाबाद आंदोलन है ये औद्योगिक मजदूरों से संबंधित था। झंडा सत्याग्रह 13 अप्रैल 1923 में किया गया, जब अंग्रेज़ों ने झंडा लेने से मना कर दिया था, इस वजह से झंडा सत्याग्रह किया गया था। स्वराज दल का गठन 1923 में किया गया, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसका गठन किया था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। और 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता संग्राम मनाया गया। तो कब मनाया गया था पहला स्वतंत्रता संग्राम? 26 जनवरी 1930 को। और कहाँ पर? लाहौर में रावी नदी के तट पर। गांधी जी ने नमक कानून के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन का निश्चय किया और इन्होंने अपने 79 साथियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा भी प्रारंभ कर दी थी, किसके? नमक कर के विरोध में। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा दांडी पहुंच करके। और द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी परिस्थितियों से महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो की चेतावनी भी दी थी और नारा भी दिया था, करो या मरो का। उसके बाद 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के अगले दिन पटना के जिलाधिकारी WG आर्चर ने राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज़ों की आंखों में धूल झोंक करके 1941 में अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए। यानी कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं ये अंग्रेज़ों की आंखों में धूल झोंक करके जर्मनी पहुंच जाते हैं। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी इन्होंने 1943 में। आगे यदि बात करें मुस्लिम लीग ने 1930 के दशक में ही 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। मतलब जो मुस्लिम लीग हैं वो अपने एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे, तो इन्होंने 1930 के दशक में ही 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया था। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग के समर्थन में जनता से प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाने का आह्वान भी किया। आगे यदि बात करें माउंटबेटन, तो माउंटबेटन ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार भारत को विभाजित करते हुए 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एवं 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया था। तो अपना देश कब स्वतंत्र हुआ था? 15 अगस्त 1947 एंड पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को। आगे हम बात कर लेते हैं चैप्टर 13 की, स्वतंत्रता के बाद विभाजित भारत का जन्म। तो भारतीय संविधान, क्योंकि जब भारत बना फिर उसके बाद संविधान की ज़रूरत तो हुई थी, संविधान बना। भारतीय संविधान की सभी विशेषताएं प्रस्तावना में निहित हैं। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। तो कुंजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सभी विशेषताएं हैं संविधान की वो प्रस्तावना में ही निहित हैं, तो इस वजह से प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है हमारे संविधान में। साथ ही 3 सूचियों के बारे में बताया गया है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची। यहाँ पर जो केंद्र सूची के विषय हैं वहाँ पर केंद्र सरकार काम करती है, कानून बनाती है मतलब, और राज्य सरकार मतलब राज्य सूची जो है वहाँ पर राज्य सरकार कानून बनाती है। और जो समवर्ती सूची है यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों ही मिल करके कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची के कुछ विषय यहाँ पर हमने लिखे हैं, वन हो गया, कृषि हो गया और शिक्षा। आगे यदि बात करें संविधान के जनक, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। संविधान ने समूचे देश के नागरिकों को एक झंडा, एक संविधान, एक राष्ट्रगान आदि का प्रावधान किया ताकि देश की एकता एवं अखंडता को सुरक्षित किया जा सके। यानी कि जो हमारा संविधान है ये पूरे देश के नागरिकों के लिए एक झंडा, एक संविधान और एक राष्ट्रगान आदि का प्रावधान करता है, जिससे कि जो देश की एकता है और अखंडता है उसको बरकरार रखा जा सके। आगे यदि बात करें भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया था। नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने
फिर भी भाषा के आधार पर गठित जो राज्य था सबसे पहले वो था आंध्र प्रदेश, और इसका गठन कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1953 में। उसकी भाषा जो है वो तेलुगु थी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर गठित सर्वप्रथम जो राज्य है वो कौन सा था? वो था आंध्र प्रदेश, और इसका जो गठन है वो 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। आगे यदि बात करें राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये फजल अली थे, और 1966 में पंजाब से हरियाणा को, 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ एवं बिहार से झारखंड को अलग करके नए राज्य बनाए गए थे। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना था। सरकार नीति बनाने एवं लागू करने के लिए 1950 में योजना आयोग का गठन भी किया था। और आगे यदि बात करें संपूर्ण क्रांति, तो संपूर्ण क्रांति के जो जनक हैं वो हैं जयप्रकाश नारायण। इन्होंने 3 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में छात्रों को संबोधित करते हुए जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए लोकपाल जैसी स्वशासी संस्था की स्थापना की आवश्यकता बताई थी। आगे यदि बात करें, जयप्रकाश नारायण ने जाति व्यवस्था पर प्रहार किया तथा दहेज प्रथा, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का भी विरोध इन्होंने किया था। एंड 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या इनके 2 सिख अंगरक्षकों ने ही कर दी थी। मतलब जो इंदिरा गांधी की हत्या की थी वो उन्हीं के अंगरक्षक जो थे उन्होंने ही की थी, और ये सिख अंगरक्षक थे। एंड 1984 31 अक्टूबर को उनकी हत्या की गई थी। और पोखरण जो फर्स्ट है, पोखरण फर्स्ट परमाणु परीक्षण 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार में हुआ था, और जो पोखरण 2 है तो पोखरण 2 परमाणु परीक्षण वाजपेयी सरकार में 1998 में हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, ये क्लास 8th की हिस्ट्री की समरी थी और ये कंप्लीट हो गई आज। इसका जो PDF है उसको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग उसको वहाँ से डाउनलोड करके आसानी से रिवीजन भी कर सकते हैं। एंड आगे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।